to discuss FST 4 पेपर 1. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर 4,8 है और रेडियस गिवन है हमें 2√5 और कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि इस सर्कल पे मूव करता है. इस सर्कल पे मूव करते हुए किसी पॉइंट पे वो अलग हो जाता है. सपोज इस पॉइंट P पे अलग हो गया है ना, ए पॉइंट मान लिया मैंने, ए पॉइंट पे अलग हो गया. तो उसके बाद इस पॉइंट पे जो टेंजेंट थी उस टेंजेंट के अलोंग ये आगे जाता है और एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करता है, -2,0 पे. ऐसा भी हो सकता था कि ये इधर से ऐसे रिवॉल्व कर रहा था, इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रहा था लगातार सर्कमफेरेंस पे, और इस किसी पॉइंट B से ये ब्रेक हो गया और B पे जो हमने टेंजेंट खींची वो -2,0 से पास कर रही थी. ये भी हो सकता है. तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर वो पॉइंट A पे ब्रेक किया, आइदर वो पॉइंट B पे ब्रेक किया और -2,0 से फाइनली पास कर रहा था. तो अगर हम अब देखें क्वेश्चन को तो क्या कहा जा रहा है, एक तरीके से A और B पॉइंट निकालने हैं. ये जो पॉइंट -2,0 था, यहां से एक तरीके से हम सर्कल के लिए दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं और ये दोनों A और B क्या है, उनके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स है. ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया. तो इस P पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मुझे AB निकालना है तो मेरे पास दो तरीके हैं. या तो मैं इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लूं, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन में मान लूं y - 0 = m × x + 2 और 4,8 से कह दूं कि इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर शुड बी इक्वल टू रेडियस. m निकल आएगा तो फिर हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा. अब लेकिन हम दूसरा मेथड अगर देखें, P से AB की अगर इक्वेशन लिखनी है तो AB तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का काम कर रही है. AB की लाइन की इक्वेशन लिखना कोई खास बात तो है नहीं. हमारे पास सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल हमें पता है कि सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास x - 4 होल स्क्वायर प्लस y - 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20. किसके रिस्पेक्ट में लिखना था हमें लिखना था -2,0 के. पहले इसको एक्सपेंड कर लिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16y, 16 प्लस 64 80 माइनस 20, so it is 60 is equal to 0. -2,0 के रिस्पेक्ट में अगर लिखूंगा मैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट तो दैट विल बी t इक्वल टू 0. t इक्वल टू 0 अगर लिखोगे तो x इंटू x1 y इंटू y1 माइनस 4 x प्लस x1 तो x माइनस 2 माइनस 16 तो इसको लिख लिया 8y प्लस 0 और -60 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन होनी चाहिए. सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, -2x - 4x तो अपने पास आ गया -6x माइनस 8y, यहां क्या था -4 इंटू -2 प्लस 8 हो गया, प्लस 8 और -60 तो +8 - 60 मतलब -52 इज इक्वल टू 0. सो इक्वेशन फॉर दिस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज 3x + 4y + 26 इज इक्वल टू 0. अब हमें क्या करना है, हमें ये भी पॉइंट निकालना है. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया. हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन थी, एक लाइन थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने थे. x को लिख लो y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में, हम आसानी से क्वाड्रेटिक यहां से सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो हाइपरबोला दिया गया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है, सिंपल हाइपरबोला की तरह. तो इसका जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, a² x/x1 प्लस b² y/y1 इज इक्वल टू a² प्लस b². यही रहता है. तो x y पॉइंट्स अगर हमें लेने हैं तो क्या लेंगे, हम अपन लेंगे 2 sec थीटा, 2 tan थीटा. सब्स्टिट्यूट कर दिया, a² की जगह पे क्या है, a² तो अपना 4 है, b² भी 4 है, तो 4 इंटू x अपॉन 2 sec थीटा, तो अपन लिख लेते हैं इसको 2x अपॉन sec थीटा प्लस सिमिलरली 2y अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू a² प्लस b² विच इज 8. तो अगर हम इस नॉर्मल के लिए बात करें, ठीक है, ये जो हमने नॉर्मल खींचा है, इस नॉर्मल की अगर देखें हम तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट कितना हो गया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ 4 sec थीटा, सो 4 sec थीटा, ठीक है, 4 sec थीटा 0 और सिमिलरली जब हमने x को 0 किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू अपने पास आ गई 2y इज इक्वल टू 8 tan थीटा, सो 0, 4 tan थीटा. तो जो पॉइंट्स असाइन्ड है वो पॉइंट्स क्या है, C हमारा सेंटर है, C 0, 0 है एनीवे हाइपरबोला के लिए. जो P ये जो G पॉइंट है ये स्मॉल g पॉइंट है, ठीक है, और P पॉइंट अपना क्या है, P पॉइंट यही है 2 sec थीटा, 2 tan थीटा. तो हमारे पास चारों पॉइंट्स अपने पास गिवन है.
अब हमें इनमें डिस्टेंस कंपेयर करनी है। देखें तो वहां पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके रूट्स क्या है, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो ऑफ कोर्स बी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया क्योंकि दोनों रूट्स रियल हैं। आगे बढ़ते हैं बाकी ऑप्शंस पे। ए ऑप्शन की बात करें, b प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं b कैसे आएगा, सम ऑफ रूट से, और c कैसे आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की टर्म में। तो b की अगर हम बात करें, माइनस बी बाई ए जो सम ऑफ रूट था वो कितना था, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर। और इसी तरीके से c बाई ए की बात करें तो ये कितना था, सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर। अब हमें पता होता है कि ये दोनों चीजें तो आपस में बराबर है, दैट मींस माइनस बी इज इक्वल टू सी। ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। सी ऑप्शन में क्या कहा गया है, c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4a। तो c बाई ए की बात करें, c बाई ए कितना है, c बाई ए हमारा है सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होगा, इसको मैं अगर साइन कॉस में बदल करके लिख दूं तो ये 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा, दैट मींस कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 4 से बड़ी आएगी। तो c बाई ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, दैट मींस ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। डी ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे क्या है, 4a प्लस बी। अब इसको भी देखो, चूंकि ये पॉजिटिव है, अगर मैं a से डिवाइड कर देता हूं पूरे इनइक्वालिटी को तो उससे इनइक्वालिटी साइन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ए बी सी मेरे सही हो चुके हैं। डी ऑप्शन अगर मैं चेक करने जाता हूं तो डी ऑप्शन में है 4 प्लस बी बाई ए। 4 प्लस बी बाई ए की बात करें तो 4 माइनस लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यही चीज लिखी हुई है। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, अभी मैंने कहा कि ये वैल्यू कैसी होगी, हमेशा 4 से बड़ी होगी। इसका मतलब ओवरऑल ये टर्म कैसी आएगी, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर। और इसके बारे में तो अभी कहा ना हमने कि ये 4 से बड़ा होगा, मतलब ये ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। दैट मींस कि डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ए बी सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई है जिसमें हमारे पास कोफिशिएंट तो अननोन है एक्सेप्ट लास्ट टर्म। तो अब आगे अगर अपन देखें तो कहा जा रहा है कि इंक्रीजिंग जीपी है, इंक्रीजिंग जीपी है मतलब आर कैसा है, 1 से बड़ा होना चाहिए। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि रूट्स अगर इंक्रीजिंग जीपी में है तो हम इसके बेसिस पे बाकी कोफिशिएंट्स पे क्या कमेंट कर सकते हैं। तो मान लिया मैंने कि इसके रूट सपोज एक था अल्फा बाई आर, एक रूट था अल्फा और तीसरा रूट था अल्फा इंटू आर। तो देख सकते हो सबसे पहले प्रोडक्ट कितना है इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स का, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट है 1। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि अल्फा बाई आर इंटू अल्फा आर शुड बी इक्वल टू 1, दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास रूट्स क्या हो गए, रूट्स हो गए हमारे पास 1 बाई आर, 1 और आर, ये सारे रूट्स आ गए। अब इनके लिए आगे पी क्यू आर के बारे में कमेंट करना, पी क्यू के बारे में कमेंट करना था। तो माइनस पी, अगर हम बात करें माइनस पी दैट इज सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट अगर देखो तो क्या है, r प्लस 1 बाई आर। अब ये तो पता होता है तुम्हें कि ये क्वांटिटी चूंकि r कैसा है, 1 से बड़ा है, r पॉजिटिव है इनफैक्ट, तो कम से कम ये तो बोल सकता हूं AMGM लगा करके कि ये क्वांटिटी कैसी होगी, 3 से बड़ी होगी। तो माइनस p is greater than or equal to 3, that means p should be less than or equal to -3। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें। बी ऑप्शन इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूं इनकरेक्ट हो गया। आगे मैं बढ़ता हूं ए ऑप्शन पे। तो ए ऑप्शन में क्या कहा गया है, p प्लस क्यू की बात की गई है। तो p का मतलब क्या है, p का मतलब है सम ऑफ रूट्स से। तो p को मैं बोल सकता हूं माइनस ऑफ 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर। क्यू की बात करें तो क्यू क्या है, पेयर वाइज प्रोडक्ट। पेयर वाइज प्रोडक्ट निकालोगे कितना आएगा, 1 इंटू 1 बाई आर प्लस 1 इंटू आर प्लस आर इंटू 1 बाई आर। तो यही चीज फिर से बन के आ गई ना। इसका मतलब कि p ये था, q ये था, p प्लस q की वैल्यू कितनी हो गई, 0। दैट मींस वी कैन गो विद ऑप्शंस A, C एंड D। आइए अपन देखें तो यहाँ पे एक पैराबोला की बात की गई है, जनरल पैराबोला है, और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो हमने पैराबोला को मान लिया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और क्या कहा गया था, चूंकि ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला बोथ आर सेम, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। तो हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कुछ इस तरीके का मान लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसा कुछ मान लिया। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हम मान लेते हैं इस
पैराबोला को। क्या कहा जा रहा है कि पैराबोला की कोई कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट टच करती है इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। तो अपन ऐसा देख लें कि जैसे मान लो कि ये टेंजेंट है कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कोई टेंजेंट है और उस पे हमने इस तरीके से टेंजेंट्स खींचे एंड पॉइंट्स। कुछ इसी तरीके के सिनेरियो की बात की जा रही है। इस P पॉइंट HK मान लिया, HK के रिस्पेक्ट में ये जो लाइन है AB क्या है, P पॉइंट से हमने पैराबोला के लिए टेंजेंट्स खींचे, तो AB जो है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का काम करेगा और AB को क्या कहा गया है कि वो इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का टेंजेंट होना चाहिए। ऐसे P पॉइंट का हमें लोकस फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ ग्राफ से मतलब जो भी हमने डायग्राम ड्रॉ किया है इसी के बेसिस पे क्लियर हो जाएगा कि AB की इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। AB का मतलब हुआ t इज इक्वल टू 0, t का मतलब हुआ yk माइनस 2ax प्लस h इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास AB की इक्वेशन हो गई। अब AB की इक्वेशन को अगर हम स्लोप फॉर्म में रख लें तो यहां पे क्या बनेगा, 2a बाई k x प्लस 2ah बाई k, ये AB की इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि ये लाइन इसके लिए टेंजेंट है, तो टेंजेंसी की कंडीशन क्या होगी, भाई c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा ही होगा। चूंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इसका मतलब a और b दोनों बराबर होंगे, इसको मैंने b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बोल दिया है। तो c स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूंगा, 4a स्क्वायर h स्क्वायर बाई k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर कॉमन हो गया और इंटू m स्क्वायर लिख लेते हैं अलग अलग, m स्क्वायर की जगह पे 4a स्क्वायर बाई k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो 4a स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर k स्क्वायर। तो इसको अगर हम hk को xy से रिप्लेस कर दे तो क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर। डिवाइड कर लो, x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर लिखा हुआ है, y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर लिखा गया है इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, कर्व इलिप्स है, सेंटर उसका भी क्या रहने वाला है 0,0, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और इसके एक्सिस जो है कोइंसाइड करते हैं, ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। अपन देखें तो जैसा एक्सप्रेशन लिखा गया है ऑफ कोर्स पता चल रहा है सबसे पहले कि ये AMGM से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो पूरा फोकस अपने को यही रखना है कि AMGM हम किस तरीके से कौन से नंबर्स पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है p के बराबर, ठीक है। तो अब जैसे ये इन सब टर्म्स की बात करें हम p माइनस ए p माइनस बी, तो ये इनफैक्ट क्या है, p माइनस ए का मतलब है b प्लस सी, ठीक है। अगले टर्म का मतलब है c प्लस ए, उसके बाद वाले टर्म का मतलब है a प्लस बी। तो अगर हम b प्लस सी, c प्लस ए, ठीक है, b प्लस सी, c प्लस ए और a प्लस बी, इन टर्म्स के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं सबसे पहले तो, और उस पे हम इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो ठीक है, हमने क्या किया कि सबसे पहले ऐसा ले लिया कि भाई b प्लस सी बाई 2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट bc, दैट मींस b प्लस सी इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट bc। सिमिलरली c प्लस a ग्रेटर देन 2 अंडर रूट ca, सिमिलरली a प्लस b ग्रेटर देन 2 अंडर रूट ab। अगर इन तीनों का प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास यही p माइनस ए, p माइनस बी और p माइनस सी आ जाएंगे। लेफ्ट साइड में p माइनस ए, p माइनस बी, p माइनस सी और इन तीनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 8abc। इसका मतलब बी ऑप्शन तो करेक्ट हो चुका। अब बाकी ऑप्शंस पे चलते हैं। बाकी ऑप्शंस में हमारे पास क्या यूज करना होगा, तो जैसे हमारा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन अगर करेक्ट है तो डी तो पक्का पता ही हो गया कि डी ऑप्शन इनकरेक्ट रहने वाला है। अब सी ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन में दिया गया है BC अपॉन ए, तो BC अपॉन ए प्लस CA अपॉन बी प्लस AB अपॉन सी, और राइट साइड में भी P दिया हुआ है। P का मतलब मैं कह सकता हूं कि P क्या था, A प्लस बी प्लस सी था। कुछ इसी तरीके की चीज चेक करने को दी गई है। तो इस तरीके के टर्म्स जिनमें दोनों साइड में हमारे पास ABC, यहाँ पे भी ABC है, यहाँ पे भी एडिशन का टर्म है, यहाँ पे भी एडिशन का टर्म है। अगर दोनों साइड सेम टाइप का एक्सप्रेशन होता है तो अपन क्या ज्यादातर ट्राई करते हैं,
कि भाई दो दो टर्म्स को इनमें से क्लब करके देखो और एक से ज्यादा बार एएमजीएम हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये रिजल्ट आ पाएगा, ऐसा हमने नोट्स में लिख रखा है। तो उसी बेसिस पे अगर हम लिखते हैं, सबसे पहले हमने BC बाई ए और CA बाई बी इन पे लगाया एएमजीएम, तो ग्रेटर देन कितना हो गया, AB ऊपर कैंसिल, C आ जाएगा, फिर इसी तरीके से एक बार B आ जाएगा और एक तरीके से एक बार A आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि ओवरऑल अगर हम देखें तो सम इनका करने पे एक बार लिख लेते हैं, CA बाई B प्लस AB बाई C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास 2A, इस 2 को भी हटा दिया मैंने, यहां लिख दिया, और एक और टर्म अपने पास आएगी, वो क्या होगी, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का AB बाई C प्लस BC बाई A विल बी ग्रेटर देन 2B। लेफ्ट साइड को अलग ऐड करो, राइट साइड को अलग ऐड करो, क्या बन जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा जो समेशन हमें रिक्वायर्ड है, BC बाई A प्लस CA बाई B प्लस AB बाई C। लेकिन इनइक्वालिटी ऐसी है 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, मतलब ग्रेटर देन A प्लस B प्लस C आ रहा है, तो C ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब A ऑप्शन की बात करते हैं। A ऑप्शन में हमारे पास क्या था, A ऑप्शन में हमारे पास था P माइनस A इंटू P माइनस B इंटू P माइनस C। तो इन पे डायरेक्टली अप्लाई कर लें, अगर P माइनस A, P माइनस B और P माइनस C डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका GM, तो इनके GM में हमारे पास यही सारे टर्म्स आ जाएंगे और रेज टू पावर कितना हो जाएगा 1/3। ये कितना लिखा है 3P माइनस P, दैट मीन्स 2P बाई 3 होल क्यूब करोगे 8P क्यूब बाई 27 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू P माइनस A, P माइनस B इंटू P माइनस C। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वी कैन गो विद ऑप्शन A एंड 7। देखें तो ये भी बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल है, इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन कह लो या बेसिक काउंटिंग कह लो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी क्या कहा गया है, z ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ x एंड y, ठीक है, x और y में कोई दिक्कत नहीं थी, x y आपस में बड़े छोटे कोई सा भी x चाहे तो x बड़ा हो, y चाहे तो y बड़ा हो, बराबर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ा z को होना चाहिए। तो काउंटिंग करते जाते हैं सिंपल सी, कि z को अगर मैं 1 रखता हूं, ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं कहूं z को 1 रखा मैंने, तो x और y के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि x और y को 0 होना पड़ेगा और 0 तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो x और y के लिए हमारे पास 0 वेज है चूज करने के। अगर मैंने z को 2 ले लिया, ठीक है, z को अगर मैं 2 ले लेता हूं, तो x के पास क्या ऑप्शन है, वो 1 ही लेगा, y के पास क्या ऑप्शन है, वो भी 1 ही लेगा। इसका मतलब कि अब हम कह सकते हैं इस बार 1 वे होगा, x एंड y बोथ शुड बी इक्वल टू 1। z इक्वल टू 3 अगर लिया तो x के पास क्या क्या चांसेस हुए, x कैन टेक 1 एंड 2, सिमिलरली y कैन आल्सो टेक 1 एंड 2। x को चूज करने के कितने तरीके मिले, 2, y को चूज करने के 2 तरीके, इसका मतलब कितने तरीके हो गए, 4। फिर z इक्वल टू 4 लिया, तो z इक्वल टू 4 लेते हो तो x के पास क्या क्या ऑप्शन है, 1 2 3, y के पास भी 1 2 3, मतलब 9, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो एक पैटर्न डेवलप हो रहा है, यहाँ पे 0 वेज, यहाँ 1 स्क्वायर कह सकते हो इसको, 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर। इसका मतलब जब मैं z को सबसे बड़ी वैल्यू जो दी गई है पॉसिबल n+1 देता हूं, तो मेरे पास x के पास क्या ऑप्शन होंगे, 1 से लेके n तक, y के पास भी 1 से n तक, तो टोटल कितने वेज हो गए, n स्क्वायर वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए क्या करना होगा, इन सबको ऐड कर देना होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से n स्क्वायर तक, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी और ऑप्शन बी दोनों सेम ही चीजें लिखी गई हैं, बोथ आर आल्सो करेक्ट। एंड ए के लिए अगर देखें, अब ए ऑप्शन में क्या है, n+1 C3 प्लस n+2 C3। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, n+1 अब फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना आया, n-2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, प्लस इधर देखें n+2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। कितनी वैल्यू हो गई, वैल्यू आ गई अपने पास n-1 n+1 बाई 6, प्लस और क्या बचेगा, n+1 n+2 बाई 6। तो यहां से भी तुम देख सकते हो इसको क्लब करके कि फिर से हमारा बी ऑप्शन जनरेट हो जा रहा है, मतलब वी कैन गो विद ABC ऑप्शंस
डी ऑप्शन ट्राई करके चेक कर सकते हो, इसी तरीके से एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आंसर इज ए बी सी। टू क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्या है ए और बी सबसे पहले मैंने लिख लिए हैं क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन है ए और बी दोनों फाइंड आउट करने के लिए। ए में देख सकते हो log 4 by log 3 है, इसको लिख सकते हो log 6 by log 4 और इसको लिख सकते हो log 27 by log 6। देख सकते हो कि हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, log 27 base 3, लास्ट में क्या आएगा log, बाकी सब कैंसिल आउट, बचेगा कितना log 27 by log 3, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूं log 27 to the base 3, दैट मींस इसका आंसर कितना आने वाला था 3। ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। अब बी पे आते हैं, बी में देखो, बी में ये चीज कितनी है 4 + 2 √3, अगर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है 4 + 2 √3 को हम लिख सकते हैं √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये √3 + 1 का होल स्क्वायर है, ये क्या है √3 - 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या आ गया log बेस में √2, यहां पे √3 + 1 माइनस √3 - 1, तो ये 2 बचा, बेस √2 था तो आंसर कितना हो गया 2 हो गया, ए के लिए 2 आ गया, ए 3 हो गया, बी 2 हो गया। अब सी की बात करते हैं, सी में हमें थोड़ी इक्वेशंस वगैरह देखनी है। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट किया गया है, a - 1 x² माइनस a + 1 x प्लस a + 1 इज इक्वल टू 0, इसकी बात की गई है और कहा गया है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात की जा रही है, उसके बारे में कहा जा रहा है इज 2 लेस देन देयर प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा माइनस 2 कुछ ऐसा कहा गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख लेता हूं, अगर मान लो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और उसको मैं इस साइड ले आया 3 अल्फा बीटा माइनस 2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है a + 1 अपॉन a - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a + 1 अपॉन a - 1 माइनस 2, so it is t square minus 3t plus 2, that means कि a + 1 अपॉन a - 1 क्या वैल्यूज ले सकता है, एक वैल्यू तो यहां से आ सकती है अपने पास 1 और एक 2, लेकिन देख सकते हो जब मैं 1 से इक्वेट करूंगा तो सब कुछ मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, 1 वाला पॉसिबल नहीं है। 2 के लिए अगर देखें तो a + 1 अपॉन a - 1 इज इक्वल टू 2, और इसके बेसिस पे अपन बोल सकते हैं कि a + 1 इज इक्वल टू 2a - 2, और इनफैक्ट a की वैल्यू कितनी हो गई 3 के बराबर हो गई, तो c कितना हो गया 3, a कितना हो गया 3, b कितना हो गया 2, दैट मींस आंसर विल बी a एंड d। अगर देखें तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, n नंबर जो है वो 3p into 5q into 7r, ये 4k + 1 टाइप का है। तो अब हमसे कहा जा रहा है कि pqr किस तरीके के होने चाहिए, तो 4k + 1 टाइप का अगर है मतलब 4 के रिस्पेक्ट में ही देखना है कि 4 से डिवाइड अगर मैं करूं तो किस तरीके का रिमाइंडर आता है। तो इस तरीके के हमने पहले एफएसटी में भी क्वेश्चन देखे थे कि रिमाइंडर अगर हमें निकालना है तो इन सबको क्या करना चाहिए, ये जो बेसिस लिखे हुए हैं 3, 5 या 7, इनको 4 के किसी मल्टीपल के क्लोज बाइनोमियल थ्योरम लगा करके ओपन करना चाहिए। तो 3p अगर कहें तो इसको लिखा जा सकता है 4 - 1p, इसको लिखा जा सकता है 4 + 1q, और नेक्स्ट हो जाएगा 8 - 1r। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो समझ सकते हो, इसको एक्सपेंड करोगे तो सब कुछ कैसा आएगा 4 से डिविजिबल आएगा एक्सेप्ट लास्ट टर्म, तो उसको मैंने ऐसा लिख दिया -1p, ठीक है। इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो बाइनोमियल थ्योरम से अगर हम एक्सपेंड करें तो हर टर्म कैसा आएगा 4 से डिविजिबल, क्योंकि हर बार 4 की कुछ ना कुछ पावर प्रेजेंट होगी, लास्ट टर्म में 4 की पावर नहीं प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इसमें भी इसी तरीके का कुछ 4λ2 प्लस इस बार 1q, तो ये तो हमेशा +1 ही रहने वाला है, इसको मैंने एज इट इज रख दिया। फिर आगे बढ़े तो 8 - 1r, इसको एक्सपेंड करोगे तो फिर से क्या होगा, जहां भी 8 प्रेजेंट है वो टर्म 4 से डिविजिबल होगी। लास्ट टर्म की केवल बात अलग से कर लेते हैं, तो 4λ3 प्लस -1r, इतना ही कहा जा रहा है। तो अब इसको क्या होना है, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि -1p प्लस -1r और +1, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि बाकी टर्म्स जो हैं वो तो क्या है 4 से डिविजिबल हैं ही,
तो जो भी रिमाइंडर आ रहा होगा वो किसकी वजह से आ रहा होगा, इन्हीं की वजह से आ रहा होगा। और ये चीज अब कैसे हो सकती है, ऑप्शन में देख लो। तो ऑप्शंस में क्या है, अगर मैं दोनों को ऑड रखता हूं, ठीक है, दोनों को अगर ऑड रखता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, ये -1 बन जाएगा। -1 अगर बन जाता है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अगर मैं P और R दोनों को सपोज इवन रख लेता हूं तो इसका मतलब 3 बन जाएगा ये खुद ही। ठीक है, रिमाइंडर सीधा हम बोल सकते हैं 3 आएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, अगर एक P हमारा ऑड है, ठीक है, और दूसरा R अपना इवन है, तो क्या होगा, -1 और ये +1 कैंसिल आउट, बचा कितना 1। फिर इसका मतलब ये काम का है अपने पास, दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन तो ठीक था। सी ऑप्शन की बात करें तो देख सकते हो रिमाइंडर जो है वो क्यू पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 1 भाई यही पे क्यू आता ना, 1 क्यू, तो क्यू की तो कुछ भी वैल्यू रखो यहाँ पे 1 आएगा। पी और आर में दिक्कत थी क्योंकि ये कभी -1 +1 बनते रहेंगे, तो इसका मतलब क्यू तो यहाँ पे अपीयर ही नहीं हो रहा है, एक तरीके से कह लो, दैट मीन्स कि सी भी करेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, डी और सी तो करेक्ट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं कि P प्लस आर की बात करें तो P प्लस आर यहां से देख सकते हो कि P प्लस आर कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, मतलब ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन की बात करें तो P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस आर तो चलो कैसा होगा, ऑड होगा, लेकिन Q तो कुछ भी हो सकता है ना, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, मतलब बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। आंसर शुड बी सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सिंपल सा सवाल है। क्या कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट इसका 1 है, तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब अल्फा बीटा कितना है, 4 sin a by 2, so 2 sin a should be equal to 1, that means sin a should be equal to half। इतनी बात ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है, रूट्स इमेजिनरी होने चाहिए, मतलब d भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, that means कि यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि जो इसके d है मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस 32 साइन a, ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, दैट मींस कि a स्क्वायर माइनस साइन a तो चलो हाफ रहना ही था, तो a स्क्वायर माइनस 16 नेगेटिव, सो a बिलोंग्स टू -4 से 4। तो a अगर हमारा -4 और 4 के बीच है, तो अब हमें क्या सोचना है कि ऐसे कौन से a होंगे -4 और 4 के बीच जिन पे साइन a की वैल्यू हाफ के बराबर हो जाए। तो अपन देख सकते हैं जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन पे जाते हैं, तो ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, ए ऑप्शन में उसने बोल दिया a बिलोंग्स टू r, ऐसा नहीं है। बी ऑप्शन देखें, -7 π/6 और π/6 को मेंशन किया है, π/6 वैल्यू कैसी होगी, 0.5 के अप्रॉक्स, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। और -7 π/6 की बात करें तो -7 π/6 पे अगर देखें तो ये वाली चीज भी हाफ के बराबर है, और -7 π/6 भी कैसा होगा, -7/6 इंटू पाई। ठीक है, तो -7/6 इंटू पाई, ये भी वैल्यू कैसी हो जाएगी, 4 से छोटी ही रहेगी, -3.7 के अप्रॉक्स। सी ऑप्शन की बात करें तो π/6 दैट मींस 0.5, 5 π/6 वो भी कैसा होगा, 4 से छोटा ही होगा, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन में -3 π/2 की बात की गई है, -3 π/2 तो खुद ही कैसा हो गया, -4.71, तो वहां तक तो ये जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन बी और सी करेक्ट होंगे। अगर देखें 11, तो अब यहाँ पे ये माइनस साइन को मैंने हटा करके sin πx² को राइट साइड ऑलरेडी लिख लिया है क्वेश्चन में। ये किस तरीके का हो गया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक जो स्टार्टिंग में हम इक्वेशन पढ़ते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू sin फाई, ये उसी तरीके का इक्वेशन दे रखा है और इसका सोल्यूशन के बारे में कुछ कमेंट करना है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने चलते हैं, तो सॉल्व करते हैं अगर, तो अपन बोल सकते हैं क्या कि πx² प्लस x, ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू sin फाई, तो क्या होता था, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n और sin अल्फा, ऐसा कुछ, ठीक है, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा का यही सोल्यूशन होता था। तो यहां पे देखें πx² प्लस x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n, अल्फा की जगह यहां क्या है, πx² है, ठीक है, इतनी बात। अब देखो ऑफ कोर्स साइन के केस में -1n आता ही है, तो हमें दो केस लेने ही पड़ते हैं, एक बार n इवन है और एक बार n ऑड है। तो अगर मैं कहता हूं कि n इवन है, पहला केस लिया n इवन है, तो क्या बनेगा, πx² प्लस x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है, n इवन है और प्लस πx², दैट मींस अब πx² कैंसिल आउट हो गया इनफैक्ट, और बाकी कितना बचा,
पाई एक्स इज इक्वल टू एन पाई, सो एक्स इज इक्वल टू एन। इस n को क्या होना चाहिए, कोई एक इवन नंबर होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू n एक इवन क्वांटिटी होगी। इसका मतलब अगर इसके अकॉर्डिंग जाएं तो मिनिमम वैल्यू अगर हम कहें तो कितनी आएगी, 2 आनी चाहिए थी। ठीक है, हमें लीस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन के बारे में कहा गया है, तो x की मिनिमम वैल्यू इस तरीके से क्या ले सकते हो, 2 ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, n इक्वल टू ऑड का केस कंसीडर करते हैं। जब n इक्वल टू ऑड का केस कंसीडर करेंगे तो क्या बनेगा, पाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एन पाई माइनस पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। अब इस पाई एक्स स्क्वायर को अपन एक साइड लेके आए तो बन गया हमारे पास, पाई कैंसिल आउट करके ही लिख देता हूं मैं, एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एन पाई इज इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करें तो वो कितना है, 1 प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 प्लस 8n पाई डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये कौन सी वैल्यूज लेगा। तो अपन देख सकते हैं कि n कैसा था, ऑड था। इसका मतलब n को जब मैं मिनिमम वैल्यू दूंगा, ठीक है, n को मैं अगर मिनिमम वैल्यू देता हूं तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, 1 रख सकते हैं हम, मिनिमम ऑड नंबर। तो ये कितना आएगा, -1 प्लस माइनस √7 बाई 4, ये होगा। अब चूंकि हमें निगेटिव के बारे में सोचना ही नहीं था तो निगेटिव साइन वाली चीज को हटा दिया, हमारे काम का क्या बचा, हमारे काम का फाइनली बचा -1 प्लस √7 बाई 4। अब देख सकते हो अगर मैं n को इवन लेता तो मिनिमम वैल्यू कितनी आती, 2, n को ऑड लिया तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई, -1 प्लस √7 बाई 4। अब इस बेसिस पे अगर अपन देखें तो अपन बता सकते हैं कि भाई सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यही वैल्यू जो है 2 से कंपैरेटिवली छोटी है। तो जो लीस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन है, लीस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन में अपन बोल सकते हैं कि सी ऑप्शन करेक्ट है, रूट लेमडा -1 बाई 4। और इसी तरीके से डी ऑप्शन भी करेक्ट है अगर उस लेमडा की जगह पे 6 हो जाता है, सी एंड डी। देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स एबीसी दिए गए हैं और उनके थ्रू जो ट्रायंगल बनेगा उसके एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसका एरिया का इंटीजर पार्ट कितना होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। तो इस a के बारे में बात करें, a के बारे में इंफॉर्मेशन ये भी है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 पे लाई करता है। दैट मींस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 कह सकता हूं मैं। इनफैक्ट पॉइंट a को मैं ऐसा ले सकता हूं 2 अल्फा प्लस 3। b पॉइंट अपना क्या था, अल्फा कॉमा 2 अल्फा प्लस 3 लिख लेते हैं इसको। b पॉइंट अपना क्या था 1 कॉमा 2 और c पॉइंट था अपना 2 कॉमा 3। तो अब ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालने का मतलब क्या रहा, एरिया इज इक्वल टू हाफ अल्फा 2 अल्फा प्लस 3 1 1 2 1 2 3 1। तो इसका एरिया अपन निकाल लेते हैं। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके ऊपर मॉड लगाया। ये चीज का ध्यान रखना, ये इसकी वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, ऊपर बाहर में भी एक मॉड रहेगा। तो एरिया इज, भाई ये डिटर्मिनेंट अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब एरिया को नेगेटिव थोड़ी ना बोल देंगे, एरिया तो फिर उसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा ना। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, हाफ, और इसकी वैल्यू को मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, दैट इज अल्फा प्लस 2। तो ये हाफ अल्फा प्लस 2, इसका मॉड के बारे में बात की गई है कि ये एरिया है। और ये एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि इसका इंटीजर पार्ट वो जो है 2 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हाफ मॉड ऑफ अल्फा प्लस 2 शुड लाई इन बिटवीन 2 एंड 3 पे इक्वालिटी नहीं रहेगी। तो अल्फा प्लस 2 के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि इसका मॉड कहां से कहां तक जाना चाहिए, इधर 4 और इधर कितना होना चाहिए 6। तो मॉड ऑफ अल्फा प्लस 2 6 से छोटा है, दैट मींस 2 रिस्ट्रिक्शंस लग गई अब यहां से। एक रिस्ट्रिक्शन अपने पास हो गई कि अल्फा प्लस 2 ये कैसा हो सकता है, 4 से बड़ा और 6 से छोटा। ठीक है, 4 से बड़ा और 6 से छोटा, ये भी चलेगा। या फिर अपन बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस 2 अगर हमारा -6 और -4 के बीच हो, अल्फा प्लस 2 अगर हमारा -6 और -4 के बीच हो, तब भी अपना काम चल जाएगा, तब भी हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इसका मतलब यहां से अल्फा के लिए पॉसिबल वैल्यूज निकल करके आ गई 2 से लेकर के 4, 2 क्लोज 4 ओपन। और इसी तरीके से यहां पे आ गया अल्फा बिलोंग्स टू, इस केस में अपन बोले तो -6 इनफैक्ट -8 जो कि नॉट इंक्लूडेड है, और वहां से लेकर के -6 तक जो कि इंक्लूडेड है।
तो हमारे पास अल्फा की ये सारी वैल्यूज पॉसिबल होंगी। इसके बेसिस पे अपन नंबर ऑफ पॉसिबल अल्फा मार्क कर सकते हैं। 13 देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 तो वही लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ एडिशन। एडिशन निकालने अगर जाओगे तो फंस जाओगे, एडिशन निकालने जाओगे तो फिर कैलकुलेशन वगैरह करने में बहुत दिक्कत होगी, बाइनोमियल वगैरह लगाना पड़ेगा। सिंपल एडिशन जो कि हम क्लास 3rd 4th में पढ़ते आ रहे हैं, बस उसी को अगर यूज कर लें तो यहाँ पे बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। क्या कहा गया, अगर मैं कहूं कि 2, ठीक है, ये कितनी बार लिखा गया, लास्ट टर्म की बात करें तो कई बार 2 लिखा गया होगा, ठीक है। तो अपन फोकस करते हैं, अगर मान लो मैं ऐसे लिखना स्टार्ट करता हूं 2, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म है 22, फिर है 222, फिर 4 टाइम्स 2, ऐसा करके लिखा गया है, ठीक है। कितने टर्म्स है, 30,000 टर्म्स है, ठीक है। 30,000 टर्म्स अगर मैं 2 को ऐड करूंगा, सिंपल एडिशन कर रहे हो, कुछ कोई कंसेप्ट नहीं लगा रहे अपन, सिंपल एडिशन। 30,000 टाइम्स अगर मैं 2 को ऐड करूंगा, ठीक है, मैं मान लो सिंपल एडिशन कर रहा हूं, तो इसका यूनिट्स प्लेस पे क्या आएगा भाई, इस सबको ऐड करते जाओगे, ऐड करने के बाद क्या आने वाला है 60,000, ठीक है। 30,000 टाइम्स ऐड होकर के कितना आएगा 60,000, मतलब यूनिट्स प्लेस पे क्या आएगा 0। लेकिन 60,000 का 0 तो तुमने यहां रख दिया, आगे 6,000 जो बचा था 6,000 वो क्या होगा, कैरी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इस 2 को ऐड करना शुरू करेंगे टेंस प्लेस के लिए। तो अब अगर ये 30,000 चीजें यहाँ पे 30,000 टाइम्स 2 लिखा था, तो इस प्लेस पे कितने 2 हैं, 29,009 टेंस प्लेस की बात करें तो यहाँ पे 2 कितने प्रेजेंट है, 29,999, ठीक है। तो 2 29,999 टाइम्स जब ऐड होगा तो कितना आएगा 59998 ये आएगा, और प्लस लेकिन उसके साथ में 6,000 कैरी भी ऐड करना होगा। तो जब इसके साथ में तुम 6,000 कैरी जो है इसको भी ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 आएगा, और उसके बाद की चीज कितनी बची रह जाएगी, उसके बाद बचा रहेगा 6599। तो इस प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, फाइनली 8 रखूंगा, और आगे मैं 6599 को एज कैरी यूज करूंगा, तो 6599 कैरी होगा। अब आगे बढ़ो, आगे मेरा 2 कितनी बार यूज किया गया, अब पिछली बार जैसे 29,999 टाइम्स 2 था, अब कितना हो जाएगा, एक 2 और कम हो गया ना, 29998 कितने टाइम्स होगा, दैट इज 59996, और उसमें मैं इसको ऐड कर दूं 6599 को, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा 5, और आगे मेरे पास बचा रहेगा इनफैक्ट 998 और 19, और यहां से आ जाएगा 665, ठीक है, इतनी बात। तो अब मेरे पास फिर से इस प्लेस पे कितना आ जाएगा 5, और कैरी कितना हो जाएगा 6659। 6659 को अगर हम आगे वाले प्लेस की बात करें तो अब यहां पे नंबर ऑफ टूज भी कम हो गए, नंबर ऑफ टूज कितने बचे 29997, इतने ही बचे, यहाँ 998 थे, यहाँ 999 थे, यहाँ कितने बचे 997, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 59994, और उसमें मैंने ऐड कर दिया 6659, तो इसकी लास्ट प्लेस पे क्या आने वाला है 3। इसका मतलब जो हमारा फाइनल एडिशन आएगा उसके लास्ट 4 डिजिट्स 3, 5, 8 और 0 होंगे। दैट मींस वी कैन गो विद आंसर बी एंड डी। तीन अगर देखें तो एक स्क्वायर दिया गया है एबीसीडी जिसका कि साइड कितना है 1 है, और एक सर्कल के बारे में कुछ कंडीशन दी गई है कि वो सर्कल 2 साइड्स को टच करता है, एक वर्टेक्स से पास करता है, एग्जैक्टली एक वर्टेक्स से पास करता है। तो इस सर्कल के बारे में हमें पता करना था कि इसका रेडियस कितना आने वाला है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि भाई ये सेंटर है, तो सेंटर अगर ये है तो इस सेंटर से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो भाई ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे ना मुझे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मैं इसको m मान लेता हूं, इसको n मान लेता हूं। तो देखो ये r ही है ना, ये तो सर्कल का रेडियस है r, इसका मतलब इधर मेरे पास कितनी लेंथ बची है 1 माइनस r, ठीक है, इतनी बात, ये 1 माइनस r है। अब और अभी देखो ये चीज भी कितनी है r है, इसका मतलब ऊपर में कितनी लेंथ बची हुई है 1 माइनस r, अगर ये 1 माइनस r है तो ये भी कितना होगा 1 माइनस r, ठीक है। और देखो चूंकि ये सेंटर था, ये सर्कल का पॉइंट है, तो बीच की डिस्टेंस क्या हो गई रेडियस, तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो हमारे पास
ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक 1 माइनस आर, एक 1 माइनस आर और तीसरा आर है। तो इसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि पाइथागोरस यूज कर ले डायरेक्टली कि 2 अंडर रूट 1 माइनस आर शुड बी इक्वल टू आर, डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, बल्कि सॉरी 1 माइनस आर रूट 2 इज इक्वल टू आर, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब इस बेसिस पे हमारे पास सीधा आर की वैल्यू यहां से निकल करके आ जाएगी, दैट इज रूट 2 माइनस रूट 2 इंटू आर इज इक्वल टू आर, सो रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू आर। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करके अगर देखें तो हमारे पास, अच्छा हमें रेडियस बताना है जो कि रेडियस ऑफ सर्कल इज लेस देन और इक्वल टू, तो अब देख सकते हो इसकी वैल्यू, इसको बाकियों से कंपेयर किया जा सकता है ना, रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1, अगर मैं इसको रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या लिखा हुआ है, रूट 2 माइनस 1 अपॉन नीचे कितना बचेगा 1, सो इट इज 2 माइनस रूट 2, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसकी वैल्यू अगर देखें तो 2 माइनस 1.4, ठीक है, 0.6 के अप्रॉक्स आएगा, और 0.6 के अप्रॉक्स आएगा तो मैं साफ बोल सकता हूं कि मैं बी ऑप्शन और सी ऑप्शन मेरे रिजेक्ट हो गए। डी ऑप्शन कितना है 1 बाई रूट 2, जो कि कितना होगा 1 अपॉन 1.4 मतलब 0.7, इसका मतलब ये भी करेक्ट है, वी कैन गो विद ऑप्शन ए एंड डी। 15 देखें तो ये डीपीपी का ही क्वेश्चन है, जो अपन स्टार्टिंग में हमें डीपीपीज मिली हुई हैं, उसमें फंडामेंटल्स के बेसिस पे जो क्वेश्चंस दिए गए थे उन्हीं में से है ये क्वेश्चन। x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a माइनस 1। तो सब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी था ये क्वेश्चन, क्या ट्रिक यूज करनी होती थी, तो अपन ये यहाँ पे यूज कर रहे थे कि अगर मैं इन दोनों को क्लब कर लेता हूं, ठीक है, इन दोनों को क्लब किया मैंने, मैं अगर एक तरीके से इसको मैं कहूं कि ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखा है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को लिखने का एक और तरीका हो सकता है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। बेनिफिट क्या मिल रहा था वो देख लेते हैं, ये p हो गया मेरा, ये आ गया अपने पास q, p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू a माइनस 1। अब तुम देखो इसको ध्यान से, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो कितना बनेगा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू a माइनस 1। तो x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम t मान लेते हैं, टोटल 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इनफैक्ट, तो इसको मैंने t मान लिया। तो अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, t स्क्वायर माइनस t इज इक्वल टू a इंटू a माइनस 1। सॉल्व कर लो इसको, t स्क्वायर माइनस t माइनस इधर कितना आ जाएगा a स्क्वायर और प्लस a, बल्कि इनको ऐसे ही लिख लेते हैं a इंटू a माइनस 1, यहां से भी t स्क्वायर माइनस t के फैक्टर्स लिख लिए t इंटू t माइनस 1। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास t स्क्वायर, अब इसको आगे सॉल्व करो अगर, तो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस साइड हो जाएगा माइनस टी, और इधर अपने पास माइनस ए है, दूसरी साइड जाके प्लस ए हो गया, तो यहां से हमारे पास आ गया टी माइनस ए, टी प्लस ए माइनस 1 टी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि टी की वैल्यू कितनी हो गई, एक तो रूट आ गया अपने पास ए और दूसरा रूट आ गया 1 माइनस ए। तो यहाँ पे हमारे पास t के दो वैल्यूज पॉसिबल हुए, a और 1 माइनस ए। अब t लेकिन अपना था क्या, t तो था अपना 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मैं सबसे पहले उसकी वैल्यूज के बारे में बात करूं, अगर यहाँ पे a ऐसी वैल्यू ले जो कि t एक्चुअली अटेन कर सकता है तब तो सोल्यूशन बनेगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं बनेगा। भाई अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज लिख दूं जो t के लिए पॉसिबल ही नहीं है, भाई मान लो कि t sin x था और मैं लिख देता हूं a को 2, तो उसका कोई मतलब थोड़ी ना हुआ, कोई x तो बना नहीं, हमें t से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, x से है। तो अपन क्या सॉल्व करेंगे कि 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये कौन सी वैल्यूज ले सकता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो अब यहां से हम देख सकते हैं कि अगर मैं इसके लिए आगे फर्दर इसकी रेंज निकालने जाऊं तो इसको लिखा जा सकता है ना कि 2 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 2 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, माइनस 1 मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कहां तक जा सकती है, इंफिनिटी तक जा सकती है। फिर हम आगे बढ़े
एक्स स्क्वायर माइनस वन हमारा कहां से कहां के बीच है, -1 और 0 के बीच में स्प्लिट कर लिया और 0 से इंफिनिटी अलग स्प्लिट कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में 0 रहता है तो दिक्कत होती है, अगर याद हो तो। 1/x² - 1 की बात करें, 1/x² - 1 इधर माइनस इंफिनिटी बनाएगा, इधर -1 बनाएगा। इधर देखें 1/x² - 1 इधर अपने पास 0 बनाएगा और इधर अपने पास पॉजिटिव इंफिनिटी बन जाएगा। हमें क्या चाहिए, 2/x² - 1। तो 2/x² - 1 अगर लिखते हो तो यहाँ कितना हो गया, -2 आ गया। और इधर अगर 2/x² - 1 लिखूं तो ये 0 और इंफिनिटी में ही रहेगा। 2 फिर ऐड किया मैंने, तो 2 + 2/x² - 1 पहले साइड से देखें तो ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है हमारा माइनस, इसमें 2 ऐड कर रहे हैं हम दोनों साइड में, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर के कहां तक, 0 तक। और इधर अगर देखो तो दूसरी साइड में अपने पास आ रहा है, यूनियन कर दिया मैंने, इसमें 2 ऐड करता हूं तो ये 2 से लेकर के इंफिनिटी तक, तो ये 2 से इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यूज कहां पे है, t की वैल्यूज या तो माइनस इंफिनिटी से 0 और या तो 2 से इंफिनिटी, इसी बीच की होनी चाहिए। अब इसके बेसिस पे अपन ऑप्शन पे जाते हैं। अगर मैं a को कोई ऐसी वैल्यू देता हूं जो कि 2 से बड़ी है तो क्या इक्वेशन बनेगी, हमारे पास a एक ऐसी वैल्यू ले रहा है जो कि 2 से बड़ा है, तो जब मैं t इज इक्वल टू समथिंग, अगर मैं t इज इक्वल टू, ये a को कहा गया है ग्रेटर देन 2, तो a अगर ग्रेटर देन 2 है तो हम क्या एक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे मैं 3 रख देता हूँ, 4 रख देता हूँ, कुछ भी वैल्यू रख देता हूँ, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख देता हूँ, तो मुझे पता है कि t ये जो एक्सप्रेशन था वो एक्चुअली ऐसी वैल्यूज अटेन कर रहा था, इसलिए x के 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। 1 - a की बात करूं तो जब a 2 से बड़ा है तो 1 - a कैसा हो जाएगा, -1 से छोटा, और -1 से छोटी वैल्यूज भी इसकी रेंज में आती हैं, मतलब फिर से हमारे पास 2 सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया कि भाई a ऑप्शन तो करेक्ट है। b ऑप्शन की बात करते हैं, a लेस देन -1। अगर a लेस देन -1 है तो यहाँ पे -1 से छोटी चीज लिखी हुई है, यहाँ पे 2 से बड़ी चीज लिखी हुई है, -1 से छोटा कोई भी नंबर हो वो यहां से रेंज में आता है, 2 से बड़ा कोई भी नंबर हो वो यहां से रेंज में आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी ऑप्शन भी अपना करेक्ट है। सी ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे एक ऐसा दिया गया है 1 से 2 के बीच। अब इसको ध्यान से देखो, जब a अपना 1 से 2 के बीच है, ठीक है, तो t इज इक्वल टू सम क्वांटिटी अगर मैं रखता हूं 1 से 2 के बीच की, तो 1 से 2 के बीच की तो क्वांटिटीज t की रेंज में आती ही नहीं है, इसका मतलब t इज इक्वल टू a, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अब 1 - a पे आते हैं, a अगर 1 से 2 के बीच था तो 1 - a कहां से कहां तक जाएगा, मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी अपने पास -1 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 0। तो देखो रेंज में -1 से 0 के बीच की क्वांटिटीज तो आती है ना, इसका मतलब जब मैं t इज इक्वल टू 1 - a को सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे पास 2 सॉल्यूशंस निकल करके आएंगे, क्योंकि 1 - a एक ऐसा टर्म था जो कि t की रेंज का मेंबर था। डी ऑप्शन की बात करें, नो रियल रूट इफ a लेस देन -1, तो ये तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बी ऑप्शन अपन ऑलरेडी बोल चुके कि करेक्ट है। इसका मतलब वी कैन गो विद ऑप्शंस ए, बी एंड सी। अगर देखें जो कि इंटीजर टाइप का पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके की इक्वेशन दी गई है, cos a plus sin a is equal to 2/cos b plus sin b। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें a और b में कुछ रिलेशन या कमेंट करना होगा, तभी हम a plus b by c, ठीक है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब सबसे पहले अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाले पार्ट को देखें तो cos a plus sin a, ये चीज कैसी है, हमेशा कैसी होगी, √2 या √2 से छोटी होगी। और वहीं पे अगर 2/cos b plus sin b की बात करें तो ये क्वांटिटी हमेशा कैसी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू √2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वालिटी है, या फिर इस इक्वेशन के सोल्यूशन की बात करें तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन केवल तभी आ पाएगा जबकि दोनों ही अपने √2 को अचीव करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a शुड बी इक्वल टू 45 और सिमिलरली b शुड आल्सो बी इक्वल टू 45। तो दोनों एंगल्स हमें पता चल गए, a और b दोनों 45 है, दैट मींस c क्या होगा, 90 डिग्री। और अगर c 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जा रही है, ठीक है। एक a है हमारा जो कि 45 डिग्री है, एक b है 45 और c पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ इसी तरीके की बात की गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक साइड को अगर सपोज इसको मैं a रखता हूं, सपोज x रख लेता हूं, तो ये हमारा x ही रहेगा क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे थे, बराबर थे, और दैट मींस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2x। तो x और √2x दैट मींस कि a plus b by c का रेज टू पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 4।
17 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 में फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है इज इक्वल टू 0 और इसके लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो फिर से ये भी बहुत सिंपल सा सवाल हो गया। cos स्क्वायर को लिख ही सकते हो साइन में, तो हर एक टर्म कैसा बन जाएगा, साइन का बन जाएगा। दैट मींस कि sin रेज टू पावर 4x माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू साइन x प्लस 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? अब यहां से देखो माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा हमारे पास क्या इक्वेशन, साइन रेज टू पावर 4x प्लस साइन क्यूब x प्लस 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करें तो साइन x कॉमन और अपने साथ बाकी साइन स्क्वायर x इनफैक्ट कॉमन और बाकी अपने पास बचा हुआ है साइन स्क्वायर प्लस साइन प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बात? तो ये क्वाड्रेटिक जैसा है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, उसके तो कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसका मतलब यहां से वैल्यू कभी 0 नहीं आएगी। दैट मींस sin x शुड बी इक्वल टू 0। अब अगर हम आंसर की ओर देखें तो हमें ऐसा x मार्क करना है जो 0 और 3 पाई के बीच हो। दैट मींस 0 पाई 2 पाई एंड 3 पाई, वी कैन गो विद आंसर 4। इनमें हमारे पास एक पैराबोला दिया गया है, इस पैराबोला की जिसकी इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 8x गिवन है। 2,4 पे हम एक टेंजेंट खींच रहे हैं और एक नॉर्मल खींच रहे हैं। ये पी टी में टेंजेंट मान लेता हूं और ये पी पे हमने सपोज ये पी एन नॉर्मल खींचा है। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि ये टेंजेंट, ठीक है, एक लाइन lx प्लस वाई इक्वल टू 3 को सपोज ए पे इंटरसेक्ट करती है और उसी लाइन को नॉर्मल बी पे इंटरसेक्ट करता है। हमें क्या करना है कि ए बी जो है वर्टेक्स क्या है ध्यान दो, 0,0। तो ए बी वर्टेक्स 0,0 पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, ऐसे में हमें एल की वैल्यू बतानी है। तो अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल 2,4 पे क्या आएंगे। तो अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, पी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, इसी से लिखते हैं। अब यहां पे देख सकते हो कि एक टी ए की वैल्यू तो कितनी हो गई, 2 हो गई, और टी की वैल्यू कितनी हो गई इस पॉइंट के लिए, 1 हो गई। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 1, मतलब y इज इक्वल टू x प्लस 2। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। अब हम नॉर्मल की इक्वेशन अगर लिखें तो नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस एटी क्यूब। फिर से वही t को 1 रख दिया, a को 2 रख दिया, तो इस बार इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस x प्लस 6। तो इसका मतलब हमारे पास टेंजेंट भी आ गया और नॉर्मल की इक्वेशन भी आ गई। अब ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट निकालने के लिए अब अपन क्या कर सकते हैं कि lx प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के साथ इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, और इसके लिए हम फिर कह दें कि OA एक तरीके से OA का स्लोप और OB का स्लोप, इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। तो अब देखो y इज इक्वल, अगर पॉइंट ए निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 को इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने लिख लिया lx प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, दैट मींस x इज इक्वल टू 1/1 प्लस l। ये मेरा x कोऑर्डिनेट हो गया a का। तो y कोऑर्डिनेट मेरा कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे पास x प्लस 2, दैट मींस 1/1 प्लस l प्लस 2। सो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस, in fact 1 plus 2, that means 3 plus 2l divided by 1 plus l। ये मेरा a पॉइंट हो गया। सिमिलरली हम b पॉइंट की अगर बात करें तो b पॉइंट में हमारे पास क्या आएगा, b पॉइंट में हम y is equal to minus x plus 6 को इसके साथ सॉल्व करेंगे, तो इस बार होगा lx minus x plus 6 is equal to 3। दैट मींस x की वैल्यू यहां से कितनी आ जा रही है, x की वैल्यू यहां से आ जा रही है 3, ठीक है, यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाई l-1, इसको मैंने लिख दिया 3/1 माइनस l। और यहां से मैं y की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, y की वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट किया मैंने, तो y इज इक्वल टू -x, मतलब 3/l-1 प्लस 6। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 और प्लस 6l, दैट मींस 6l माइनस 3 डिवाइडेड बाई l-1। तो a के कोऑर्डिनेट्स मेरे आ गए, b के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए। अब हम स्लोप ऑफ OA इनटू स्लोप ऑफ OB की बात करें। उसने क्या कहा है, स्लोप ऑफ OA इनटू स्लोप ऑफ OB मस्ट बी इक्वल टू -1 बिकॉज AB यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
स्लोप ऑफ ओ अगर हम लिखने जाए तो कितना हो जाएगा 3 + 2l। स्लोप ऑफ ओ बी लिखने जाए तो कितना हो जाएगा 3 - 6l/3। ठीक है, इतना। इसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1 के बराबर। तो अब मेरे पास ये लिखा हुआ है सिंपल सी क्वाड्रेटिक 2l + 3 × 1 - 2l। इनफैक्ट इसको भी माइनस साइन हटा लो दोनों साइड, तो ये बन जाएगा 2l - 1 शुड बी इक्वल टू, यहां से हम बोल सकते हैं 1 के बराबर होना चाहिए। और फर्दर हम l की सारी वैल्यूज यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 19 की बात करें तो ये क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि कभी एक बंदे को एक स्टेप लेना है या फिर कभी 2 स्टेप्स लेने हैं, और टोटल उसे कितने स्टेप्स कवर करने हैं 7। इसका मतलब मान लिया मैंने कि x टाइम्स वो 1 स्टेप लेगा, तो टोटल स्टेप्स, ये x में क्या कह रहा हूं, नंबर ऑफ स्टेप्स जो कि वो एक स्टेप एक बार ले रहा है। तो x प्लस अगर वो 2 स्टेप लेता है तो उसको मैंने काउंट करने का तरीका बनाया 2y = 7 होना चाहिए। ठीक है, x, ठीक है, कितने वो 1 स्टेप्स ले रहा है, y कितने वो 2 स्टेप्स ले रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा x + 2y, और इसका सम कितना होना चाहिए 7। तो बहुत सिंपल सी बात है, 7 छोटा सा नंबर है, यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं कि x को अगर मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। x को मैं 2 तो रख नहीं सकता क्योंकि y फ्रैक्शनल हो जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ूं, आगे मैंने अगर x को 3 रख लिया तो y 2, x को 5 रख लिया तो y 1, और x को 7 रख लिया तो y 0। तो अब इन केसेस के लिए हम सारे नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या कह रहे हैं हम कि कभी उसे 1 स्टेप लेना है, कभी उसे 2 स्टेप लेना है। तो मतलब मेरे पास क्या है कि मैं कैसे भी करके 1, ठीक है, एक बार 1 स्टेप, बाकी 3 2 स्टेप, तो 1 2 2 2, इन 4 नंबर्स को कैसे भी अरेंज करूं, मैं टोटल 7 तो कवर कर लूंगा ना। तो 1 2 2 2, इसके कितने अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, तो इसके अरेंजमेंट्स हो गए कितने 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 3 अलाइक 1 डिफरेंट। इसके बाद इस केस की बात करें तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, 3x है, तो अगर 3x है तो इसका मतलब 1 1 1 की बात की जा रही है, और 2y है तो 2 2। इसमें कितने अरेंजमेंट होंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसकी बात करें तो अब यहां पे क्या कहा जा रहा है 5 टाइम्स 1 और एक बार 2, 5 टाइम्स 1 और एक बार 2, कितने अरेंजमेंट्स होंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अपने पास 5 फैक्टोरियल। और इसकी बात करें तो इसका तो एक ही तरीका होगा, थ्रू आउट हम एक स्टेप लेते रहे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए हम कह सकते हैं कि यहां से 4, यहां से हमारे पास आ गया ये इनफैक्ट 5c3 ही लिखा हुआ है, 10 = 6 और ये 1। तो टोटल अपने पास हो गए 10 4 14 6 20 एंड प्लस 1 21 वेज, दैट मींस आंसर विल बी इक्वल टू 7। देखें 20, तो 20 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास एक हाइपरबोला की इक्वेशन है और एक इलिप्स की इक्वेशन है, और इनकी इसेंट्रिसिटीज के बीच का रिलेशन दे रखा है। तो फिर से वही सिंपल सी बात कि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखना है हमें दोनों के लिए। तो ये जो हाइपरबोला है, अगर इसकी मैं इसेंट्रिसिटी की बात करूं तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा x² / 5 y² अपॉन कितना बचेगा 5 cos² θ = 1। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, x² बाई ये 25 को नीचे लेते आया और sec² को भी नीचे cos² θ लिख दिया, प्लस y² बाई 25 = 1। ठीक है इतनी बात। अब मैं इलिप्स और ये हाइपरबोला, इसकी हम इसेंट्रिसिटी लिखते हैं। तो यहां पे इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी आएगी, EH will be equal to √1 plus b² / a²। इसमें तो इतनी कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां पे अपने पास क्या होगा 5 cos² θ / 5, दैट मींस ये लिखा हुआ है √1 plus cos² θ। ठीक है इतनी बात। फिर हम नेक्स्ट की बात करें, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये कैसा है 25 से छोटा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं है, ये उसका बल्कि कह लो कि रोटेटेड फॉर्म है, जिसमें मेजर एक्सिस हमारी बदल चुकी है, माइनर एक्सिस हमारी अलग है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इलिप्स की बात करें तो 1/√, ठीक है, 1 माइनस 25 cos² θ / 25। नॉर्मली b² / a² होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो a है वो b के कंपैरिजन में छोटा है। 25 cos² θ is less than 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस cos² θ। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है हमारे पास रिलेशन कि 1 plus cos² θ, ठीक है, मैं स्क्वायर कर दिया दोनों का,
तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मींस कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ। सो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई बाई 4। इसका मतलब आंसर कितना है अपने पास 4।